बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है, कैसे हैं आप लोग? यकीनन डे बाय डे जो है वो चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, डिफरेंट आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपका जो मूड होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा बहुत हैप्पी मूड होता है, बड़ा फ्रेश मूड होता है। बट समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ना कुछ आसपास की चीज़ों की वजह से आपका मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है या आपका थोड़ा सा मोराल डाउन हो जाता है। लेकिन उसको फिर बूस्टअप करना या वापस अपनी जगह पे वापस लेकर आना, ये भी आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है ना भाई, कोई और थोड़ी आके करेगा। तो जी यही जिम्मेदारी मेरी भी है कि अगर उस पार स्क्रीन के जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनका किसी वजह से मूड ऑफ है या वो थोड़ा सा अपने आप को डल फील करें। देखिए ज़िंदगी में ना हालात, वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रोनुमा हो जाती हैं जो आपको कहीं ना कहीं आप अगर एकदम बहुत हैप्पी बैठे होंगे ना तो एकदम से कहीं ना कहीं सैड कर देगी। और ये ज़िंदगी का हिस्सा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। आप इसे ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारी ज़िंदगी में तो कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं। यकीनन हुआ होगा, आपने कभी शेयर नहीं किया होगा, किसी को बताया नहीं होगा, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में ना कोई अप डाउन चीज़ें आती रहती हैं। बात अगर करें उस चीज़ की जो कि अब थोड़ा सा मैंने प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया है स्टार्ट में, तो वो है जी, मैं आजकल आपको पता है कि मैं पोइट्रीज़ वगैरह आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। सो हमारे एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो शायर मोहसिन नकवी साहब, उनकी एक गज़ल आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ और ये बहुत खूबसूरत है। इसकी वर्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, यकीनन जो लोग शायरी से लगाव रखते हैं उनको ये बहुत पसंद भी आने वाली है। तो जी मोहसिन नकवी साहब लिखते हैं कि मैं लम्हों को वक्त की पुकार देता हूँ, मैं लम्हों को वक्त की पुकार देता हूँ, इसी लगन में कई शामें गुजार देता हूँ, इसी लगन में कई शामें गुजार देता हूँ। मैं यूं ही हर एक से बेरब्त नहीं मिलता, मैं यूं ही हर एक से बेरब्त नहीं मिलता, हर शख्स को मैं उसका मयार देता हूँ। और मैं गम की कश्ती को डुबोना नहीं चाहता, मैं गम की कश्ती को डुबोना नहीं चाहता, बोझ बढ़ जाए तो उतार देता हूँ, और खुशियाँ कोई मांगे तो मुफ्त में देता हूँ। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात लिखी है। खुशियाँ कोई मांगे तो मुफ्त में देता हूँ, गम मांगे कोई तो उधार देता हूँ। और बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है मोहसिन, बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है मोहसिन, कोई ख़िज़ाएं दे तो बदले में बहार देता हूँ। और यही होना चाहिए ज़िंदगी में, खूबसूरत सी चीज़ें कि अगर देखें, यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, वो उस औरत की भी इयादत के लिए गए थे जो उन पे कचरा फेंका करती थी। तो हमारा फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और इसमें देखें, सिर्फ आप लोगों की बात नहीं करी, इसमें शायद मैं कहीं ना कहीं खुद भी शामिल हूँ, हमारे सारे लोग शामिल हैं कि हम ना हमेशा कोशिश करते हैं, अच्छा इसने मेरे लिए बुरा बोला, मैं भी इसके लिए बुरा बोलूँगा, इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी इसके साथ बुरा करूँगा। तो भाई आप में और सामने वाले में फ़र्क ही नहीं रहता कोई। मैं पहले भी आप लोगों से एक बात शेयर कर चुकी हूँ मियाँ बीवी के टॉपिक पे रख के कि एक बंदा अगर बात कर रहा है, एक बंदा अगर गुस्से में है, एक बंदा अगर बोले जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, किसी वजह से हाइपर हुआ है, तो सामने वाले को चाहिए कि वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, थोड़ी देर के लिए अपनी जो ज़ुबान है, अपना जो मुंह है, वो थोड़ी देर के लिए बंद कर ले। इससे बहुत सारे झगड़े, इससे बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। हमने अक्सर देखा है, दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, दो लोग ऐसे अभी नॉर्मली लड़ रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही वो बहुत ज़्यादा हाइपर होना शुरू हो जाएंगे, बोलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो बात आएगी ना वो हाथापाई तक चली जाएगी और फिर उससे कहीं गुना आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ज़िंदगी में, या जो एक दूसरे को टॉन्ट मारना है, या जो एक दूसरे से दिल में बुग़्ज़ रखना है, दिल में हसद रखना है, कोशिश करें कि इसको ज़िंदगी से निकाल के कहीं दूर फेंक दें। 4 दिन की ज़िंदगी, हम हमेशा ये कहते हैं, कब पता नहीं है कि ज़िंदगी की शाम हो जाए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, आपको अगले सेकंड का भी अंदाज़ा नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में अब वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। और वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है ये जब नहीं पता, तो फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि यार हम जो है वो फ़लाँ टाइम पर ये करेंगे, उस वक्त हम ये कर रहे होंगे, इस वक्त हम ये कर रहे होंगे। भाई जो आपने करना है ना उसको कर गुजरें।
मतलब आप इसके लिए सोचे नहीं, क्योंकि अब जिंदगियां इतनी मसरूफ हो गई हैं, अब चीज़ें इतनी बिखरी हुई हो गई हैं। मैं यकीनन ये ऐसी बात बोलूँ कि लोग बोले यार अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं, अब तो सिम टीवी हो गई हैं। नहीं भाई, चीज़ें बिखर गई हैं। और आप देखें कि यहाँ मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारे आपस में जो है वो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है। दुनिया ना सिर्फ इस एक गैजेट की मोहताज होकर रह गई है। ये आपके हाथ में होता है, आप दुनिया से बेपरवाह हो जाते हैं कि बराबर में मेरे कौन बैठा है। एक बीवी है, एक बीवी की मैं अगर बात करूँ, अगर उसका शौहर जो है वो थका आ रहा है, अपने घर आ रहा है ऑफिस से, और काफ़ी जो है मतलब थकन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सब चीज़ें हैं, वो अपने शौहर को टाइम देना भाई, अपने शौहर से बात करे, अपने शौहर को पूछे अच्छा आज क्या हुआ ऑफिस में, आपने क्या खाया, क्या खाना है, इस तरह की मतलब आप यूज़ करें। नहीं, वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आप शौहर आया है, बेगम अपने फ़ोन में लगी हुई है, रील्स स्क्रॉल कर रही है और बस उसको ये काम करना है, उसके अलावा उसको ये परवाही नहीं कि मैं अपने शौहर को टाइम दूँ। यहाँ पे मर्द हजरात शिकवा करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं और उनका करना भी बनता है। यही अगर हम देखें तो हम मर्द हजरात की बात करें कि वो 24 घंटे अपने फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल में लगे हुए होते हैं कि भाई बीवी ने आके कुछ बोला, अच्छा मेरी बात सुन लें, मुझे ये काम है या मुझे घर के कोई काम करने या फिर ये मसला है, किसी किस्म की तवज्जो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, लेकिन यकीन जानिए ये लैपटॉप, ये गैजेट्स, ये इन सब चीज़ों से बढ़कर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो वो आपकी अपनी फैमिली है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके भाई, आपके बहन, जो कि मैं समझती हूँ कि आजकल बहुत मुश्किल है ये यकजा होकर रहना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अभी भी फैमिलीज़ बहुत सारी साथ भी रह रही हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। ये मुखलिस लोग जो होते हैं ना, ये अगर एक बार आपकी ज़िंदगी से चले गए ना तो ये आपको दोबारा कभी वापस नहीं मिलने वाले। तो इन मुखलिस लोगों का ख्याल करें, जो आपका ख्याल कर रहा है उसका तो बहुत लाजमी ख्याल करें। हमने हमेशा अक्सर देखा है लोग दूसरों के लिए, मतलब बाहर के लोगों के लिए या चलो अपने फ्रेंड सर्कल के लिए ही अपनी माँ को सुना देते हैं किसी न किसी बात पे, अपनी बहन को जो है वो झड़क देते हैं कि नहीं तुम छोड़ो, तुम्हें नहीं पता, अपनी बीवी को चुप करा देते हैं, अपने बच्चों को डांट देते हैं। इवन ये तो सबसे बड़ा मैं समझती हूँ ड्रॉबैक है हमारे माशरे का कि आप किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने बच्चों पर शाउट कर रहे हैं। आपको अगर ठीक है, आपको लगता है कि आपके बच्चों को कोई बात नहीं समझ में आ रही है या उसने कोई गलत हरकत की है, तो बैठें, बिठाएं, प्यार से समझाएं। ये तो आप ऐसा कर रहे हैं कि बच्चा फिर आपसे डरता ही रहेगा, बच्चे पे आपका जो है वो एक डर ही कायम रहेगा कि यार नहीं, फिर वो डर की वजह से बहुत सारे काम नहीं करेगा। ये होना चाहिए ना कि बच्चा बड़े आराम से चिल रिलैक्स माहौल में बोले कि नहीं यार मेरे पापा को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं ये काम नहीं करूँगा, या मेरी मम्मा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ये ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का माइंडसेट, बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होके बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल में आपके साथ जो है वो परवान चढ़े। और जब वो ये करेगा तो यकीनन फिर उसकी जो परवान जाएगी ना, वो जो मुस्तकबिल का मेमार बनेगा, वो मैं समझती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितना रिलैक्स मूड में काम करेगा और कितना क्रिएटिव काम करेगा। क्रिएटिव काम की बात की जाए तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, लेकिन अगर हमारी अपनी फील्ड की बात की जाए, मतलब मैं अगर एज अ सिंगर बात करूँ या एज अ एक्टर बात करूँ या एज अ होस्ट, जो कि आजकल अभी ये जो जर्नी मेरी चल रही है एज अ होस्ट वाली, इसकी बात करूँ तो देखें ये सब एक आर्ट है, ये गॉड गिफ्टेड है हमारे पास। हमने बहुत कुछ सीखा है यकीनन। अगर हमें एक चीज़ का शौक था, लेट सपोज मुझे जब सिंगिंग का शौक था स्टार्ट में, तो मैंने वो चीज़ सीखी और सीखने के बाद अभी तक स्टिल नाउ मैं जब भी स्टेज पे जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये है, ये फैक्ट है। देखें आपका मीडिया कोई भी हो, ठीक है ना, लेकिन आपने सीखना है, आपने जो है वो सिखाना है और आपने लोगों में अच्छा काम करके दिखाना है। वीनस एंटरटेनमेंट ने हमेशा से कोशिश की है कि ये जो फिनोमेना है या ये जो ड्रॉबैक है कि यार डिफरेंट मीडियम्स के लोग डिफरेंट चैनल्स पे नहीं बैठ सकते, होता है ऐसा बहुत सारी जगहों पर है। हमने बॉर्डर जो है ना ये वाला, ये अपना जो मतलब पाकिस्तान के अंदर वाला जो बॉर्डर है ना, इसको ब्रेक किया है। और आपने देखा इससे पहले भी हमारे शोज़ में डिफरेंट सिंधी मीडिया के आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और आज भी एक बड़ी ज़बरदस्ती पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करने वाली है नई सुबह में। कौन होंगे वो, ये तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे नई सुबह में। कहीं मत जाइएगा, इंतजार करिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं और आप बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जी हमारे साथ कुछ स्पेशल पर्सनालिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे मौजूद होंगी और उनसे हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक बड़ी सीनियर पर्सनालिटी, एज ए एक्टर भी बहुत काम किया उन्होंने, आपने उनको डिफरेंट रीजनल स्क्रीन्स पे देखा और मैं समझती हूँ कि वो बहुत कुछ सिखाते हैं लोगों को। जब वो बात करते हैं, जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, या जब वो मतलब ऐसे नॉर्मली भी हमारे साथ ऐसे बैठे होंगे ना, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा होगा। एज एक्टर बेतहाशा काम किया, साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रह चुके हैं। रिसेंटली भाई थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है, वो ज़रा उस बारे में भी उनसे बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट थी तो आज वो नई सुबह का हिस्सा भी बने। बहुत कुछ करते हैं भाई, जितना कुछ मैं उनके लिए बोलूँगी ना मेरे ख्याल से हमारा पूरा शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके लिए उनका इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं होगा। तो जब उनसे बात करेंगे, बातों के दौरान ही उनका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपसे बाकी बातें भी निकाल के कैजुअल टॉक करेंगे। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है, हमारी टीम को ज्वाइन किया है मोहम्मद अली सानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच वीनस टीवी एंड आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। आप आए, आपने टाइम निकाला। रिसेंटली आपकी आई ऑपरेट हुई है। हाँ, मेरी जो है वो 2 दफ़ा ऑपरेशन हुआ है। एक हुआ है 25 नवंबर 2024 को, दूसरा हुआ है 28 दिसंबर 2024 से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। उसमें डॉक्टर अताउर रहमान साहब और शुएब अल हसन सिद्दीकी साहब ने ऑपरेशन किया। पहला वो कामयाब नहीं रहा, उन्होंने कहा कि जी मोतिया रह गया था या छोड़ दिया था। दोबारा फिर किया, पहले 1 लाख रुपया लिया, फिर 4 लाख रुपए लिए। अब तक बता दो। अब अभी दुआ करें कि मुझे बस अब चंद दिनों में उन्होंने ये कहा है कि जी एक दफ़ा शायद 5 मिनट और काम करना पड़े आँख पे। दुआ करें अल्लाह पाक रहम करे। साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड राइट हैंड साइड पे भाई आजकल भी और वैसे भी हम जब भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी एक्सपोजर हमारा जो है वो हम बड़ा सोच रहे होते हैं कि यार हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी किस तरह से अप एंड डाउन हो रही है। इस पर बात करने के लिए आज एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, मुनीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बातों का स्टार्ट जरा ईसानी साहब आपसे कर। मैं ईसानी साहब मैं समझती हूँ कि एक तरीके से ना आज हमारे पास एक यूनिवर्सिटी मौजूद है जो कि बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम भी कर रहे हैं आप, ठीक है ना। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। उनकी जो भी इदारे हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उनमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस पे भी काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे हटके अगर मैं पूछूं कि इस वक्त ज़िंदगी में क्या चल रहा है ईसानी साहब? हाय सबसे पहली बात तो यह है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक का ये ऐसा तोहफ़ा है कि अगर इंसान अपनी क्रिएशन पे थोड़ी सी नज़र डाले तो वो ये देखेगा कि जैसे सूरह रहमान में है कि आप अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमतों से इनकार करोगे, झुटलाओगे। तो इंसान की अपनी क्रिएशन जो है ये सबसे बड़ी बात यह है। और पिछले दिनों जैसे मैंने आपने भी कहा कि पिछले दिनों थोड़ा मैं बीमार था, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो, कुछ ये आँख का प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा 2-3 महीने से रेस्ट पे हूँ। लेकिन फ़नकारों के हवाले से या टीवी चैनल और रीजनल टीवी चैनल या जो छोटे टीवी चैनल हैं उसमें सिर्फ ये नहीं कि एक्टर या डायरेक्टर या टैलेंट, उसमें जो लोग काम करते हैं, उसमें जो वर्कर काम करते हैं, केबल मैन से ले के डायरेक्टर तक, मेरी कोशिश ये है और मालकान से मेरी रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई उनकी वेजेस बढ़ाएं और उनको टाइम पे तनख्वाहें दें, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, स्कूल, गमी शादी लगी हुई है सबके साथ। लेकिन यह है कि अल्लाह करे कि मालकान बेचारे इतना कमाएं, उनकी भी एक अदद खूंखार बीवियां हैं। मैं तो जी सुबह सुबह बेगम की तो प्यार भरी डांट खा के आया हूँ, मेरी तबीयत अब ठीक है। प्यार भरी डांट बट अब वो ही होता है ना, बेचारे तैयार करके उसने मेरी सारी चीज़ें निकाल के और मुझे किया और कहा लास्ट में जाते हुए कि ख्याल करना और अल्लाह करेगा आप खैरियत से वापस आ जाओ। तो ये देखे कितनी जो है वो उनकी वो है दुआओं के सार में। यस। तो अब यह है कि फ़नकारों के हवाले से या टीवी चैनल्स पे जो है, और मैं ये दुआ करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ टीवी मालकान को कि सर आप देंगे अल्लाह पाक आपको देगा, जितना बांटेंगे उतना आपको रब्बुल आलमीन देगा। क्या बात। तो ये है। अल्लाह पाक आपको सेहतियाबी दे। आमीन आमीन। और आप बुजुर्ग हैं हमारे, आप नहीं आप बुजुर्गों का साया हमारे सर पे रहे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है आपको माशाल्लाह दुख सुख गमी खुशी जो आप
आंटी की बात कर रहे हैं, वाइफ की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये भी ये होता है जरूर माशाल्लाह बता से रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ कि मैं आपसे छोटा हूँ। और दूसरी बात ये कि देखें, दुख, गमी, खुशी, अच्छे बुरे हालात में माशाल्लाह इतने साल आपके लाइफ के गुजरे, तो उसमें जो है माशाल्लाह साथ दिया, तो आप माशाल्लाह इतने जो है फिटनेस लग रहे हैं। क्या बात है। फिट लग इसानी रहे हैं साहब, इस पे मैं एक बात कहती हूँ हमेशा से, जब भी हम मतलब स्ट्रॉन्ग अच्छे रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं, कि जब भी मैं कहीं किसी बूढ़े कपल को देखती हूँ ना, बहुत बूढ़े कपल को, लाइक 70s में जो कपल होता है, तो मैं देख के सोचती हूँ कि यार इन लोगों ने कितनी बार एक दूसरे को माफ किया होगा। जी जी जी, माफ करना सबसे बड़ा अमल, बड़ा अच्छा अमल है। वाह यार, मतलब सबसे बड़ा अमल जो है ना वो माफ करना है, और करना चाहिए। और अल्लाह पाक कहता है कि इंसान को जब माफ़ करता है तो मुझे बड़ी एक खुशी मिलती है। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि बाज़ दफ़ा गुस्से में आता है बंदा, और वो अगर खामोश हो जाए तो बहुत सारी मुसीबतों से बच सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकता है कि जिसमें जो है वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हों या बात नेगेटिव कोई लफ्ज़। जब बहस होगी ना, बहस मुबाहिसा होगा, तो फिर वो बात कहीं ना कहीं फिर कोई पुरानी बातें भी निकल के आ जाती हैं सामने, तो फिर वो बहस बढ़ती ही जाती है। मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी इस पे। एक हमारी जानने वाली है, उन्होंने बताया कि वो किसी के पास गई और उन्होंने पूछा कि भाई मेरा मियाँ मुझसे बहुत लड़ता है और हम बहुत लड़ते हैं आपस में, मतलब ना, तो मैं क्या करूँ कि हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पानी की बोतल उनको दी और कहा कि जब भी तुम्हारी और मियाँ के बीच में लड़ाई हो ना, तो इसमें से ना 2 घूंट अपने मुंह में ही रख लेना, और जब तक नहीं निकलना जब तक कि लड़ाई ख़त्म ना हो जाए। अब वो उस औरत ने ये किया 5-6 बार, तो भाई लड़ाई बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, लड़ाई ही नहीं बढ़ी आगे। वो बड़ा मतलब परेशान हो गया ना, वो खैर गई वापस। उन्होंने बोला कि भाई ये तो जादुई पानी है। उन्होंने कहा बीबी ये जादुई पानी नहीं है, आपने मुंह में रखा था ना तो आपकी जबान बंद थी तब तक, इसीलिए लड़ाई बहुत जल्दी खत्म ऐसे ही। अच्छा, उसमें एक बात ये भी हमारे हजरत कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि अक्सर हम नमाज के लिए, वज़ू के लिए करते हैं ना, तो वज़ू के बाद अगर हम थोड़ा बहुत पानी पी लें तो वो हमारे गुस्से को भी ठंडा करने में जो है असर रहता है। तो वैसे एक ऐसी और चीज़ है दूसरी बात ये भी है कि जैसे सर ने बताया कि क्या नाम है उसका, लड़ाई झगड़ा, जितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगी ना तो उसमें मियाँ बीवी में मोहब्बत भी ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। पता चले बंदा चाकू छुरियां लेके लड़ता ही रहे तो भाई कंट्रोल में रह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। अच्छा इसानी साहब, अगर बात की जाए आपके कैरियर की, तो ये कितना पुराना सफर है, कितनी बड़ी जर्नी है? मेरा जी ये शोबिस का सफ़र जो है, ये इसको पीटीवी से शुरू किया था, उसके बाद STN ताहिर खान साहब का आया। अब आप अंदाज़ा लगा लें 20-25-30 साल। देन फिर मैं यूनिवर्सिटी, और उससे पहले यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर जॉब, आई एम रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, और इस तरह से जो है वो रिटायर्ड लाइफ गुजरे। 20-25-30 साल पे मुहित है मेरा शोबिस का सफ़र, जिसमें मेरे प्लेस भी किए, होस्टिंग भी की, और मुख्तलिफ़ चीज़ें, और उसके बाद कमर्शियल्स भी की मैंने साहिर लोधी के साथ। मैं कमर्शियल का नाम नहीं लूंगा, आपसे साहिर लोधी का नाम ले दिया बहुत लोग समझ रहे होंगे कौन सा कमर्शियल किया आपने। अच्छा इसानी साहब, एज अ कॉमेडी एक्टर ज्यादा काम किया है या सबको लेके चले? मिक्स किया है, लेकिन मोस्टली कॉमेडी। आई लाइक कॉमेडी, आई लाइक कॉमेडी, लोगों को हंसाना बढ़िया। मेरे मिजाज में शायद थोड़ी सी ये चीज़ है। और अब मैं डिफरेंट चीज़ें सोच रहा हूँ, पाइपलाइन में है कुछ चीज़ें, क्योंकि अब तो यूट्यूब चैनल आ गया और उसमें बंदा अपने शौक पूरे कर लेता है। पिछले दिनों मुझे किसी ने फ़ोन किया कि यार वो मॉर्निंग शो प्रोग्राम आप आओ। मैंने कहा भाई बजट कितनी है बताओ। तो मैंने कहा बजट कम से कम पेट्रोल के पैसे तो दे दो ना गाड़ी के, अल्लाह के वली। जो एक ऑन एयर आता है आर्टिस्ट है, वो उसके अपने वार्डरोब पे और उस पर वो करता है, तो बजट तो दे दो। तो खैर वो फिर जाना भी पड़ता है, क्योंकि भाई आर्टिस्ट को स्क्रीन भी तो चाहिए होती है ना, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन यह है कि इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, और शुक्र मेरे अल्लाह पाक का। और मैं मज़ीद काम करना चाह रहा हूँ फ़नकारों के लिए, आर्टिस्टों के लिए। टीवी चैनल्स पे जो दोस्त हमारे काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, केबल मैन स्वीपर से लेके ऊपर डायरेक्टर तक, और इस तरह से सिलसिला है, चल रहा है। दुआ करें अल्लाह पाक कामयाबी दे। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा फ़नकारों को, स्पेशली आर्टिस्ट को, जो एक्टर हैं, सिंगर हैं, वो सिर्फ इस पे ना वो रिलाय करेंगे जी प्रोग्राम मिलेंगे तो उनकी दाल दो या बटर एंड ब्रेड चलेगी। नो, उसके साथ कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ साइड में आप करें। अभी पिछले दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त सिंगर और एक्टर वो देखा, वो पायों की जो है वो सालन बना के बेच रहा है। वो मैंने आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब को भेजा था कि भाई फ़नकारों का कुछ ख्याल करो, क्योंकि आजकल आर्ट्स काउंसिल कराची जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वही गुंडागर्दी का कोई अड्डा बना हुआ है। वहाँ पर एक आदमी जो है वो अजारादारी कर रहा है, और उसका जो है वो पहले होते थे वो रखते थे बंदे वो लड़ाई झगड़ने के लिए गुंडे, तो अब वो ऑफिशियली बाउंसर जो है वो उन्होंने बाउंसर हायर करते हैं,
तो ये हालात देख के आर्ट्स काउंसिल कराची में जाने को दिल नहीं करता, हालांकि आई एम मेंबर ऑफ आर्ट्स काउंसिल कराची और उनको फनकारों का ख्याल करना चाहिए। यकीनन हायर मैनेजमेंट जो है उनको जो बाकी चीजें होता है माशरे में क्या ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ना कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं जिनकी वजह से एक बड़े नाम को जो है वो मतलब कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसको उसी तरह से फिर बैलेंस भी रखना चाहिए और यकीनन चीजें बैलेंस चलेंगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज और डिस्कस करती चलूं। एक कॉमेडी शो चलता था एक रीजनल चैनल पे, उस शो में जो है मैंने एज अ एक्टर परफॉर्म किया था और सर जो है वो हमारे सामने थे, मतलब वो क्योंकि कॉमेडी कपिल शर्मा शो टाइप प्रोग्राम था, इस तरह का प्रोग्राम था। तो सर जो है सिद्धू की चेयर जो है सिद्धू की चेयर आपने बड़े बड़े कह के और इस तरह की चीजें। अच्छा, अगर मतलब क्योंकि आपने कहा कि आपका नेचर ही बिल्कुल मतलब कॉमेडी वाला है तो आप इसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन कोई एक कैरेक्टर ऐसा जो आज तक नहीं किया और करने की ख्वाहिश हो? हाँ, इसमें मेरे इस वक्त जो है वो मेरा दिल करता है कि 2 कैरेक्टर, खास करके 2-3 कैरेक्टर। एक तो वो कैरेक्टर जैसे कोई इतना वो नफरत आमोज हो, इतना नफरत आमोज हो को बंदा टीवी पे उसको देखे तो वो कहे तेरे की, मतलब नेगेटिव और एक पॉजिटिव नफरत और गुस्सा, एक पॉजिटिव ऐसा जैसे वो इंडिया की फिल्म थी, वो कौन सी थी वो एक महीने का जो सीएम बनता है कि लोगों के काम आओ, लोगों के, और यकीन रखें ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ, आप दूसरों के काम आएंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, लिल्लाह अल्लाह गवाह है कि वो रब्बुल आलमीन आपको लौटाता है, आपको पता भी नहीं। और मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ इस बीमारी के बाद मुझे पिछले दिनों एक वो स्टिकर एक आया, 2-3 स्टिकर, कभी कभी आप ऐसी चीजें आ जाती है जिससे आप चेंज हो जाते हो। बाज लोग राइफल की गोली से नहीं मरते, लफ्जों से मर जाते। क्या बात है? तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि जो कोई लफ्ज, अगर पिछले दिनों एक मुझे दोस्त ने स्टिकर भेजा ज्यूरिंग माय इलनेस, ये जो आँख की और हार्ट का मुझे प्रॉब्लम हुआ था, तो उसमें आया उसने कि मकान और इंसान दोबारा टूट के ही नए बनते। क्या बात है, क्या बात है। और उसमें एक और आया था कि जी वो जब आप दूसरों का दर्द अपना महसूस करने लगे तो फिर आप समझो कि अशरफुल मखलूकात। क्या कहने, क्या बात है, बड़ी बात है। तो गुजारिश ये है कि आप दूसरों का दर्द समझने की कोशिश तो करें। आप वो तो कर, पिछले दिनों में अगर बीमार ना होता, मेरे गांव में आजकल बड़ी सर्दी है, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, मेरे गांव का नाम है दक्खन, कगड़िया सिंह। अच्छा, शिकारपुर का। अच्छा, मेरा ये था कि मैं कि यहाँ से जाके लुंडे से जुराबें, स्वेटर और जैकेट, इस तरह की चीज़ें करके मैंने कहा कि कोई करके मैं वहाँ जाके लोगों में बांटूं। भाई कुछ तो हम मुआशरे में आए हैं, इंडिविजुअली हमारी ये जिम्मेदारी है और ये एक फर्ज होना चाहिए कि आप दूसरों के कितना काम आ सकते हैं। दुख दर्द को बांटो, दुख दर्द को किस तरह से बांट, दिली खुशी होती है, दिली खुशी होती है, बहुत ज्यादा दिली खुशी। आप रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर को सुन्नत समझ के हटाएं, वुजू कर रहे हैं, काबतुल्लाह की तरफ जो है वो मुंह करके करें, ये एक सुन्नत है छोटी छोटी। वो कहते हैं छोटी छोटी सुन्नतें करके बड़ा काम करते हैं, छोटा छोटा काम करके बड़ा काम होता है। इसी तरह से गुनाह से बचने की कोशिश करें हम, ये सबसे जो है वो एक बहुत अच्छा, मतलब हम ये कोशिश करें सबसे पहली चीज तो कि हमारी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, किसी का दिल ना टूटे। और अगर ऐसा हो गया है नादानिस्ता तौर पे तो जाके माफी मांग ले। वो कहता है आप मुझसे मांग के तो देखो, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो रहमान है, वो सब कुछ है। और उसके साथ साथ उसने कहा कि मैं कहार भी हूँ। क्या बात है, मैं कहार भी हूँ। याद रखिए कि अगर आप किसी के साथ जुल्म करते हैं, ऐसा कहर ढाऊंगा कि फिर आप सीधे नहीं होंगे। और ये मिसालें हैं हमारे हैं कुरान शरीफ को समझ के पढ़ने का बहुत अच्छा। पिछले दिनों सरफराज अली शाह साहब है, एक मोटिवेशनल स्पीकर, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की जो कि मुझे यहाँ लगी। उसने कहा कि नमाज को आदत मत बनाओ, नमाज फ़र्ज़ है, आपको अदा करनी है। अल्लाह पाक ने हुक्म किया है कि आपको पढ़नी है नमाज। हाँ, वो कबूल करता है नहीं करता, आपका दिल और दिमाग क्या है, वो आप बस फ़र्ज़ करो। अल्लाह पाक ने नमाज को फ़र्ज़ किया है, आप नमाज पढ़ो, आदत मत बनाओ। और उसको ये नहीं दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई मैं नमाज पढ़ी है। और माशाल्लाह हज 2024 मैंने किया, अभी लास्ट हुआ, मैं, मेरी बेगम ने और मेरी बेटी हैं, बहू हैं बड़ी, उन्होंने, हमने हज किया 3 लोगों ने। और बार हज के बाद यकीन करें कि बिल्कुल काया पलट गई है। और हज के बाद नमाज कज़ा तो हुई है लेकिन खता नहीं हुई है, अल्लाह पाक माफ़ करे। तो ये सिलसिले हज के बाद अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि इंसान बिल्कुल इस तरीके से आता है वापसी लौटकर जैसे वो अभी पैदा हुआ हो, गुनाहों से इस तरह साफ। दिलों के मालिक वो जानता है, बेशक, लेकिन अल्लाह पाक ने सारे जरिए बनाए हैं कि इंसान के लिए कि ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल ऐसे। मुनीर साहब, अगर आपसे बात की जाए रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अगर हम कराची की बात करें, बेसिकली प्रॉपर्टी की क्या सूरत है? मेरे को एक्सपीरियंस
तकरीबन 18 से 20 साल हो चुके हैं प्रॉपर्टी के काम करते हुए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब है तकरीबन मैं सीनियर लोगों में शुमार होता हूँ बिल्कुल, तकरीबन, क्योंकि इतना बंदे के बस एक्सपीरियंस जमा हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। तो बहुत छोटे से इलाके से शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है। मेरी रिहाइश पहले कोरंगी क्रॉसिंग की साइड पे थी, अल्लाह वाला टाउन में, और मेरा ताल्लुक जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली सोसाइटी से बिल्कुल। ठीक है, तो हम लाजमी आते हैं, हम लोग शुरू से जो है हमारे वालिद साहब बताते हैं, वालदा वगैरह बताती हैं, ददियाल वगैरह बताते हैं कि हम लोग इंडिया से जो है कारोबारी लोग थे, तो सौदागर बिरादरी से ताल्लुक़ रखा। तो कारोबार करते करते उसमें जद्दोजहद की, मेहनत की, प्रॉपर्टियों के मामलात में आए, फिर उसमें प्रॉपर्टियों में लेन देन वगैरह भी शुरू की। सही। देखें इस वक्त और हालात और महंगाई के हिसाब से जो है लोगों का जहन जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानियों की तरफ चली गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त हमारे पास किराएदारी वाले भी मामलात में लोग ऐसे ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बस आपकी बात को उनके यहीं से कंटिन्यू करेंगे मुनीर जी, साहब। जी, हमारे एक बिल्कुल। रेगुलर कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अजवार साहब हैं सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले जी से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप मेहमान ही ऐसे बुलाते हैं कि बस फिर रिमोट जो है ना एक साइड पे रखना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपके मेहमान माशाल्लाह बड़े जबरदस्त होते हैं। हेलो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जवार साहब क्या कह रहे हैं, तो दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मेहमान आप माशाल्लाह इतने अच्छे बुलाते हैं कि बस माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है। वाह वाह, बस तारीफ हो रही है आप लोगों की। बोल रहे हैं मेहमान ऐसे आते हैं कि दिल खुश हो जाता है हमारा। जवार भाई अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, कैसे मिजाज है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर सरगोदा से। आए सरगोदा, वो हम। माशाल्लाह कैसी सर्दी कैसी है सरगोदा में? सर्दी इस दफा तो सर्दी पड़ी नहीं सर। पड़ रही है, सर्दी ज्यादा है। ज्यादा है। कराची में माशाल्लाह सर्दी नहीं है। अभी हम बैठे हैं स्टूडियो में और एसी चल रहा है जी। हम यहाँ बैठे हैं, आप कराची आए, हम आपको दावत देते हैं। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी बातें सुन के दिल बाग बाग हो गया है। दुआओं की दरखास्त है, दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली और प्यारों को सदा सुखी और सेहतमंद रखे। सेम दुआ फॉर मी। जवार साहब बहुत शुक्रिया शुक्रिया जवार साहब कॉल करने का। बेहद ख्याल रखिएगा अपना, बहुत सारा कह रहे हैं। आपकी बातें सुन के दिल बाग बाग हो गया। थैंक यू थैंक यू। और ये जवार साहब है, मैं आपको बताऊंगी हमारे रेगुलर कॉलर हैं सरगोदा से, और इनके अपने घर में 2 स्पेशल बच्चे मौजूद हैं जिनको ये जो है एक रहमत की तरह पाल रहे हैं। और ये बड़ी बात है, लोगों ने बोझ समझा हुआ होता है स्पेशल बच्चों को, लेकिन यहाँ पर जो है जवार साहब, और जब कभी भी हम, वैसे तो रोज ही, लेकिन जब कभी भी हमारे पास स्पेशली बच्चों का कोई टॉपिक आता है, बच्चे आते हैं स्पेशल बच्चे, तो फिर तो आप इनकी खुशी की इंतहाई अलग। अल्लाह पाक इनके बच्चों को सेहतयाब करे। आमीन आमीन। जी जी मुनीर साहब बात कर रहे थे हम। मैं ये कह रहा था असल में बात पता है क्या बात ये है कि इस वक्त हालात महंगाई के हिसाब से कुछ लोग जॉब पे होते हैं, कुछ लोग कई कंपनियों में होते हैं, सुबह बहुत थके आ रहे हैं। हम लोग तो खैर कारोबारी लोग हैं तो हम लोग आराम से सोकर उठते हैं। तो जितने हालात के हिसाब से लोग सर्दी में गर्मी में अपने बीवी बच्चों के लिए जो है मेहनत करके सुबह निकलते हैं, किराए के मकानों के मामलात के हवाले से निकलते हैं, खरीदो फरोख्त के मामलात के हिसाब से निकलते हैं। तो एक लोगों की जमा पूंजी होती है उसमें थोड़ी ऐसा ही। अब किसी के कोई मामला थोड़ी सी अमाउंट के होते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट के होते हैं। हाँ। तो इस वक्त सबसे बड़ा मेन मरकज़ जो है ना घर है। बिल्कुल ऐसा। असल मेन चीज़ है घर, चाहे वो 1 कमरे का हो, 2 कमरों का हो, 3 कमरों का हो। तो सबसे पहले जो ना हर मियाँ बीवी या माँ बाप सबकी ख्वाहिश यही होती है कि अपना ज़ाती घर हो और कुछ ऐसा कुछ करके जाएं ताकि हमारे बच्चे जो हैं इन फ्यूचर के हिसाब से परेशान ना हो। ऐसा ही कि चाहे छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, चाहे वो कच्चा मकान ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी छत अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस महंगाई के रेशो के हिसाब से, हालात के हिसाब से जो है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियात के हिसाब से जो है, पहले तो मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे ख़ास दोस्त वगैरह हैं जो आपके जो स्टूडियो है, उन्होंने हमारे लिए जो है इतना नहीं हम हमेशा कोशिश करते हैं जो भी काम अच्छा हो और जरूरी बातें हों वो जरूर करें। और हम उन ज़रूरी बातों के लिए इसलिए आया हूँ मैं बिल्कुल ख़ास तौर पे कि भाई हम लोग जो है इतनी सहूलियात के हिसाब से, इतनी महंगाई के हिसाब से, जैसे परेशानियाँ बहुत चल रही हैं बिजली की, गैस की, पानी की, सहूलियात के साथ निकाल के इन सब चीज़ों को सहूलत में रखते हुए जो हम लोग 2-2 कमरों के, 3-3 कमरों के प्रोजेक्ट बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं और उनको इंस्टॉलमेंट पे भी चलाते हैं, साल की, 2 साल की, 3 साल की, ये जैसी भी तरतीब रूटीन होती है कंस्ट्रक्शन के। हम तो कोशिश करते हैं कि आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें कि देखें कम से कम जो नौकरी वाला है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल परेशान रहे, लेकिन उसको ये उम्मीद होगी कि अपना घर हो जाएगा। और फिर मैं आपकी बात इंटरप्ट करूंगी, अगर इंस्टॉलमेंट की बात हम करते हैं ना तो उसमें ये होता है कि हमें एक साथ पेमेंट देते हुए शायद वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो जमा करने में परेशानी हो।
इसमें जो है सबसे ज़्यादा परेशानी ये भी होती है कि आजकल हालात के हिसाब से किसी से फैमिली में भी जो है किसी से कर्जा लेना या उधार लेना या कमेटियां डालना, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है खासकर ज़्यादातर जो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब अगर किसी के कोई फैक्ट्री में है, कोई सेठ के पास है, कोई शॉप पर है तो उससे उधार लेगा। अब अगर उधार लेके चले, घर का भी बंदोबस्त हो गया, घर का हो गया तो फिर वो कर्जा उतारने की टेंशन में बेचारा परेशान हो जाता है और फिर अपने ही उधार दिए हुए पैसे मांगने के लिए आपको सामने वाले को बताना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल कि भाई मुझे जरूरत है। ये न बोले नहीं मैं डसा हुआ हूँ। मैं यही तो कह रही हूँ, आपने किसी को उसके वक्त पे पैसे उधार दे दिए, अब जब आप उससे वापस मांग रहे हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे जरूरत है, मेरे बताना नहीं पड़ता, मिन्नतें करनी पड़ती, पीछे लगना पड़ेगा। ऐसा ही है। लेकिन ये है कि अच्छे बुरे आपको पता है इस वक्त दुनिया में जो है हर किस्म के लोग मौजूद हैं। शायद सर के साथ गुजरी तो इसलिए सर जो है तोबा करें जी, एक दोस्त सर मेरा जो है, मैं नाम ज्यादा डिटेल ये मौका नहीं है। बिल्कुल मैंने यही आपसे कहा सर, बात ये है कि यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। कुछ हमारे पे ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारे को पूरे मामलात में बिल्कुल क्लियर लेके चलते हैं। देखिए, जब तक खुदा का खौफ होगा, विद योर काइंड परमिशन सिस्टर नुसरत मुगल साहिबा जी, देखिए सर बात ये है कि आप कोई भी एक चीज में अगर ये कप ले जाता हूँ ना बगैर इजाजत और यहाँ से कोई कागज या कोई भी चीज, खुदा का खौफ जब आपके दिल में होगा तो नहीं करेंगे। हम लोगों में से खुदा का खौफ खत्म हो गया है, कब्र का अजाब खत्म हो गया है, मरने का जो है मरेंगे, हिसाब किताब होगा, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। जैसे आपने कहा पैसा चाहिए, पैसा किस तरह से आता है इसको वो नहीं देखते कि भाई हराम है हलाल है, किस तरह से आना चाहिए। तो ये है बस, खुदा का खौफ दिल में हो। सर मैं इस पे एक खूबसूरत बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि एटलीस्ट लोग मोटिवेट हों। मैं अपनी मम्मा के साथ एक मार्केट में गई थी जो हमारे घर से ऑलमोस्ट इतनी दूर है कि ऑटो वाला 400-500 चार्ज कर लेगा, ठीक है। वहाँ क्या हुआ कि हम ज्वेलरी परचेज कर रहे थे और एक रिंग लाइक 150-200 की रिंग वो गलती से उस बैग में आ गई, ठीक है। अब मैं घर आई, जब मैं चीजें देख रही थी तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मैंने ली नहीं। तो मम्मा ने कहा था चलो फिर कभी जाएंगे तो उसके पैसे दे देंगे। मैंने बोला नहीं, 200 रुपए की रिंग आ गई है मेरे पास। मैं स्पेशली घर से ऑटो करके गई, बताया मेरा भाई आपकी रिंग ये वापस ले लें आप, ये मैंने ली नहीं थी। और सच बताएं, आपको दिली सुकून हुआ कि नहीं? सुकून है, बताते हुए भी मुझे इतना सुकून वो चीज 200 की नहीं थी, लेकिन एक दिली सुकून जो होता है उसके लिए जो है आपने देखा ना। मैं गया था सऊदी अरब, हज से पहले उम्रा करने गया था, तो मुझे मेरी सिस्टर है, उन्होंने कहा था भाई न्यूरोबैंड ब्रूफन न्यूरोबैंड इंजेक्शन लेके आइएगा। तो वो वहाँ से मैंने ली। अच्छा 2-3 दिन थे वापस आने में, हमें घर जाके मैंने हिसाब देखा तो उसने 50 रियाल मुझे ज़्यादा दिए। अच्छा मैंने कहा यार ये फिर वापस कर, मैंने कहा मैं आया उम्रे के लिए और अल्लाह का घर, उसके बाहर मेडिकल स्टोर, 2-3-4 दफ़ा मैं गया तो उसकी शिफ्ट जो है वो नहीं आ रही थी। सही। तो मैं फाइनली फिर ये हुआ कि मैं जब आना था तो स्पेशली होटल से वहाँ आया, 50 रियाल उसको दिए। मैंने कहा जी ये इस तरह का बंदा था, उसने 50 रियाल मुझे ज़्यादा दिए थे और ये मैं आपको वापस करूँ। बोला कब? मैंने कहा 3-4 रोज़ हो गए। तो मुझसे पूछने लगा, क्या लगा आप कहाँ से? मैंने कहा मैं पाकिस्तान कराची से। बोला पाकिस्तान से हो आप, पाकिस्तानी हो? यस। वो बड़ा हैरान हो रहा था क्योंकि हमारा इमेज जो बाहर है ना वो अच्छा नहीं। नो डाउट सही कह रहे हैं। वो ये जो है वो होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, बहुत जरूरी है एहसास, खुदा का खौफ होना चाहिए। अच्छा इन फ्यूचर अगर हम बात करें, एक प्रोडक्शन हाउस जिसके मालिक ईसानी साहब, सही है, एक फिल्म बना रहे हैं हम, ठीक है, बड़ी फिल्म है और उसमें बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स करने हैं, तो लीड पे आप किसे कास्ट करेंगे? देखिए वो तो देखेंगे ना कि फिल्म है, सब्जेक्ट क्या है। कॉमेडी मूवी। कॉमेडी मूवी में ये है कि उसमें हमारे दोस्त हैं, मैं हूँ, मेरे अलीगुल मलाह हैं, सोराब सुमरो हैं और हैदर कादरी हैं या वाहिद रजा हैं। वाह वाह, तो बड़े अच्छे नाम, बड़े अच्छे एक्टर। और उर्दू में भी जो हैं हमारे उमर शरीफ साहब तो इंतकाल कर गए, मोइन अख्तर साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं। क्या बात। और दूसरा ये है कि अभी जो मौजूदा हैं उनमें से उर्दू चैनल उनमें से भी लेंगे, पंजाबी में आजकल बड़े ज़बरदस्त जो है वो हैं, उनमें से भी ले सकते हैं और लेना चाहिए। तो सारे एक गुलदस्ता बनता है। अच्छा ईसानी साहब को कितनी ज़बानों पे अबूर हासिल है? मैं अबूर तो मुझे सिंधी, इंग्लिश, उर्दू, सराइकी, पंजाबी और पश्तो के थोड़े बहुत लफ्ज़ और बलोची के थोड़े बहुत लफ्ज़ भी आते हैं। लेकिन एक्टिंग आपने? यस, मोस्टली मैंने जो की है वो मैंने सराइकी में भी की है और सराइकी में प्रोग्राम किए हैं और सिंधी में तो बहुत सारे किए हैं। उर्दू में फिल्में की हैं, एक तो फिल्म की है मैंने मैरुन्निसा वी लव यू, और उसके बाद 1-2 और भी किए, उसमें पता नहीं शॉट लगे हैं कि नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर ये भी तो है ना कि वो आप डायरेक्टर की और वहाँ के लोगों की आप किस तरह से वो
करते हैं, लेकिन अपनी तबीयत में वो नहीं है तो बात है वो शॉट भी जो है वो कैंची लग जाती है, उसको लगाओ भाई कैंची, नो प्रॉब्लम। सर बहुत ऐसा टॉपिक छेड़ दिया आपने ये कि मैं सोच रही हूँ कि इस पे बात होगी ना तो मेरे ख्याल से आपको मेरे ख्याल में सच बोलना चाहिए, बहुत लंबा टाइम चला हाँ ये सच बोलना चाहिए। आपको देखकर सर जो है ऐसा मुझे- क्यों है सानी साहब? एक- जी जी बोलें। आपको देखकर जो ना मुझे बचपन की बहुत सारी पुरानी फिल्में याद आने लग गई हैं जो हम अरे बचपन आप में बड़े देखते- बार बार बचपन अरे ये इनके इस पे न जाए, ये बड़ी पुराना कीकर है, ये बड़े पुराने चावल है सर, ये आप तो समझ रहे हैं कि हमें पीटीवी के ड्रामे और एसटीएन के तो एक कार्टून काम करते हैं, ये कॉन्वर्सेशन इन लोगों की ब्रेक पे कंटिन्यू रहेगी हमारे पास। आप लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। थैंक यू। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले तकरार चल रही थी वो मतलब तकरार नहीं है वो, सॉर्ट ऑफ हम ये कह सकते हैं कि वो एक कॉन्वर्जेशन चल रही थी। और ऐसा कैसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जब आपके पास कोई कॉमेडी एक्टर बैठा हो और आप ऐसा खाली खोली सीधा सीधा सादा सादा शो कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, आई एम नॉट प्योरली कॉमेडी एक्टर, लेकिन आप लेकिन ये उस बातों में ही वो बातें आ जाती हैं, अब बातों में ही बातें आ जाती हैं, तो यही भी कॉमेडी है ना। व्हेन यू टॉक योर स्टाइल इज कॉमेडियन एंड दैट आई एम नॉट प्रोफेशनल कॉमेडियन जैसे मेरे रूहानी उस्ताद मोइन अख्तर साहब थे या उमर शरीफ साहब थे या दूसरे हैं कि वन मैन शो करें। आई एम कॉमेडियन विद ग्रुप विद फ्रेंड्स कि भाई गुफ्तगू वो फिल बदी एक चीज़ें आती हैं, ये अल्लाह पाक का करम है और फिर बंदा जो है वो बोलता है तो लोगों को शायद अच्छा लगता है और कहते हैं कि यार ठीक है ओके। अच्छा ईसानी साहब, इतना फिट रहने के लिए, इतना हेल्दी रहने के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना लाइवली रहने के लिए क्या खाना पड़ता है? आप सादा खाना खाएं, नींद पूरी करें, नीयत साफ रखें, दूसरों के काम आए और किसी का हक ना खाएं। हक ना खाएं। अच्छा मैं आपको बात बता दूं, मैं वहां गया और मैं अभी अलम नशरा कह रहा हूं कि आपके वालदेन की प्रॉपर्टी में से अपने बहन भाइयों को अकॉर्डिंग टू शरीयतन ला, अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन ला, मतलब कानून के हिसाब से बहनों को भाइयों को हिस्सा दें। और दूसरा ये है कि आप अपनी बेटियों को हिस्सा दें, और मैंने दिया अपनी बहनों को। और मैं ये टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ कि बाकी जो रहता है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं उनको हिस्सा दूंगा। और मैंने ये अपना मक्के और मदीने में रिकॉर्ड किया क्लिप, और मैं दुनिया को कहता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी बेटियों को, आप अपनी बहनों को अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी में से हिस्सा दें, ये ज़रूरी है। आप नहीं बख्शे जाओगे, नहीं बख्शे सर, जाओगे। उनका शरई हक है ना, शरई हक है, बिल्कुल शरई हक है, क्यों ना दें भाई, देना चाहिए। ये हक ना खाएं किसी हक ना खाएं किसी का, ये बड़ी बात अच्छी की आपने कहा। हक और ना खाएं हक किसी खाने से जो ना फिर इंसान सुकून में नहीं रहता, जी हाँ, जी हाँ। बहुत ज्यादा परेशानियों में जी हाँ, चले जी जाता है। हाँ, और ये जैसे माशरे में आजकल हालात वगैरह पैदा हो रहे हैं, तो अपना स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए जो है भाई बहनों का माल खा गए, या किसी का जो है नौकरों का खा गए, या किसी का जो है जो काम करने वाले नहीं। आपने सर्वेंट्स की बात की, मुझे इस पे एक बात याद आ गई कि हमने अक्सर देखा है अपने सोशल मीडिया पे कि हम पिक्चर्स फ्लोट हो रही होती हैं कि भाई लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए सर्वेंट्स को लेके और एक कॉर्नर में बिठाया हुआ। यार अगर आपको उनको खिलाने की औकात नहीं है तो उनको लेके भी मत जाओ ना बाहर, साथ बिठा के खिलाओ, या तो, और अगर है लेके जा रहे हो तो साथ बिठा के खिलाओ। मतलब जब एक फरमा दिया गया, नबी पाक ने अपने आखिरी खुतबे में फरमा दिया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो फिर आप लोग कौन होते हो भेदभाव करने वाले? मतलब ये चीजें छोटी छोटी सी हैं, अगर जिंदगी का हिस्सा बन जाए ना, थोड़ा आप इसको मतलब थोड़ा देख लें, थोड़ा डीप आई से देख लें कि हम कर क्या रहे हैं जिंदगी में। ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस यू आर राइट, ऐसा ही है। और इंसान जो है ना, ये जिंदगी मुख्तसर है। और जैसे मैंने गुजारिश की पहले अर्ज़ की कि अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा अशरफुल मखलूक़ात करके बनाया है, और इसकी कदर करें। अपनी ज़िंदगी की सबसे पहले खुद की इज़्ज़त और कदर करें। खुद की इज़्ज़त और कदर करेंगे तो आप अपने को इज़्ज़त भी देंगे और उसकी कदर भी करेंगे। ऐसा ही है, तो ये एक ज़िंदगी का सिलसिला। और अगर
इंसान ये देखे पाँव के नाखून से लेके बाल तक अगर वो कीमत अपनी लगाए दुनिया के हिसाब से जो रब्बुल आलमीन ने हमें मुफ्त में दी है। पिछले दिनों कोरोना हुआ, वेंटिलेटर पे लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे थे, फिर भी जान नहीं बच, और हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं। और पैर के नाखून से लेकर सर तक अगर उसकी प्राइस हम वो करें ना, कैलकुलेट करें, तो करोड़ों अरबों रुपए में जाके इंसान एक बनता है। गुर्दे हैं, दिल है, दिमाग है, हार्ट, आँख है, होठ। मैं ये आँख के ऑपरेशन के बाद यकीन करें मेरी काया पलट गई है, मेरी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो गई है। और ये मैं अल्लाह पाक का शुक्र करता हूँ कि शायद अल्लाह पाक ने ये मुझे चेंज करने के लिए, मज़ीद चेंज करने के लिए ये मुझे जो दी हार्ट का और वो मुझे जो आँख की है, ये बस ये दुआ करें कि अल्लाह करे कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल वाले तीसरी दफ़ा मेरी आंख का ऑपरेशन ना करें। मामूली ऑपरेशन मोतिये का वो उन्होंने किया, उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, कॉर्निया वाला डॉक्टर करेगा। शाहबुल हसन सिद्दीकी साहब ने फिर दोबारा वो की और उसने तो इस तरह से वो बातें की हैं कि मुझे तो कहते हुए भी थोड़ा सा वो जी, वो तो बस वो वलीमे का सूट भी हम जब बनाते हैं तो 3 दफ़ा नाप देते हैं। मैंने कहा यार ये वलीमे का सूट लग रहा है आपको? बोला बस 5 मिनट में टक करके बिठा देंगे, और बोला कि आपसे पैसे उसके नहीं लेंगे। अल्लाह करे कि वो ना ले। आप ये कॉन्सेप्ट चेक करें कि मतलब ये बोला जा रहा है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए बोला जा रहा है क्या वलीमे का सूट, बोला उसके भी 3 दफ़ा नाप देते और टक करके बिठा देते। अच्छा, एक मिनट, आपने दिया था 3 दफ़ा नाप? मैं आप उनसे डॉक्टर साहब से पूछ तो सकते थे कि आज तो मेरे वलीमे आप भूल जाते हैं बातें, आप बातें भूल जाते हैं। याद रखें कि आपको क्या करना है। जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आपने 3 दफ़ा नाप दिया था? नहीं जी, उस जमाने में तो 3 दफ़ा क्या, 1 दफ़ा भी हो जाए तो ठीक है। लेकिन ये कौन सी बात है कि जी मैं बस अब क्या कहूँ, अल्लाह करे कि ये लियाकत नेशनल वाले जो है हॉस्पिटल वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे जो मतलब थोड़ा बहुत हैं, कहीं किसी राराबी का शिकार हैं, वो जरा थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स इंसानी मसीहा होते हैं। हमारे प्रोग्राम में कितने सारे डॉक्टर्स आपने देखे जो कि इतनी मज़ेदार सी उन्होंने आपको टिप्स दी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की। रिसेंटली हमने एक केस भी डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स आते हैं हम वो डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं अगर हर माशरे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। पैरेलल चल रही है ना जिंदगी, ऐसे लोगों का होना भी बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग ही आपको बताते हैं कि आप कुछ हैं। क्योंकि अगर कोई आपके लिए बातें कर रहा है दैट मीन्स आपने कोई बात है। अगर आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं दैट मीन्स आप कुछ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तभी आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं। मेरी तो बहुत कम जर्नी है शोबिस की, लेकिन इसानी साहब आपकी तो बड़ी लंबी जर्नी है। ये बताइए, शोबिस इंडस्ट्री में ही रहते हुए बहुत लोग मिले होंगे ऐसे जिन्होंने बैड बाइटिंग भी की होगी, जिन्होंने बुरा भला भी बोला होगा, जिन्होंने मतलब ताने भी दिए होंगे, जिन्होंने जुमले भी कसे होंगे, उनको कैसे जवाब दिया? देखिए मेरी बहन, गुजारिश ये है कि पहले होता था टैलेंट हंट। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स वो तलाश करते थे कि यार इस कैरेक्टर के लिए कौन सा बंदा जो है वो ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि डायरेक्टर और वो भी अपनी जगह पे, लेकिन वो जो पंटर और वो कोऑर्डिनेटर्स और वो है ना, अब अगर फ़र्ज़ करें कि भाई टैलेंट हंट करना है, आप देखो ये बंदा क्या कर सकता है, अब आप उसको सुपर्द कर देते हो, यार कोई फलाना है भर्ती वाले कैरेक्टर कराओ, या पंटर को भेज दो कि भाई ये करो, या कोऑर्डिनेटर्स है। अब उन कोऑर्डिनेटर्स की अब स्टार्ट होती है कि यार चलो चाय पीते हैं, चलो जी चाय पीते तो फिर वो इस तरह से करते हैं कि पैसे भी ये दे और सब कुछ ये करे। ओ भाई ये क्या, और उसके बाद फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो इसको बजट मिलती है तो थोड़ा बहुत हमें। ओ भाई दिल से अगर कोई आपको करता है तो करो। डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, टीवी चैनल्स को, कि भाई बंदे को नज़र में रखें, उसको देखें क्या कैरेक्टर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आप कोऑर्डिनेटर और उसको डायरेक्टर उसके पीछे लगा देते, पंटर के पीछे इज्जत नफ्स मजरू होती है। इज्जत नफ्स मजरू होती है। एक आर्टिस्ट है, परफॉर्मर है, आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसको बजट दें, उसका काम देखें, दोबारा बुलाएं, मुख्तलिफ करें। अब पंटर ने सर वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो हो गया काम। ओ भाई वो कोऑर्डिनेटर हो, सर मैं गया था उधर, वो नहीं सर नहीं, इज नॉट फिट। ये क्या है, व्हाट इज दिस यार? आप खुद तो देखो, आप पंटरों के पीछे और उसके पीछे लगा देते हो। तो ये कि पहले टैलेंट हंट होता था, तो टैलेंट हंट करें, आप देखें कि कोई बंदा किस काम के लिए, राइट पर्सन राइट जॉब, ये करें आप। ये थोड़ी है कि बस आप भर्ती करो और वो उनको इस तरह से करो। तो बैक बाइटिंग भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन पहले बुरा लगता था। अब सच्ची बात ये है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि शायद मेरे गुनाह कम हो रहे हैं। अगर कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो वो गुनाह कम हो रहे हैं, और ये डेफिनेटली ऐसा ही है
कि मैं अपने गुनाह जो है वो मेरे पलड़े में डाल रहा है और मेरे जो है वो सवाब बढ़ रहे हैं, मैं क्यों आपकी या किसी की बैक बाइटिंग करूं, मुझे इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है मुझे। तो ये चीज़ें हैं। तो बस अब मुझे अच्छा लगता है जो भी मेरी बैक बाइटिंग करता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि यार शायद मेरे में कोई कमी है, मैं उसको दुरुस्त करूं, ठीक करूं। सेल्फ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एनालिसिस, खुद का तज्जिया, खुद का मवाजना कि मैं वेयर आई स्टैंड, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, मैं कर क्या सकता हूं, मैं खड़ा कहाँ हूं और मेरी हैसियत क्या है। जब इंसान खुद को इज्जत नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा, वो दूसरों को नहीं देगा, नहीं दे सकता, और दूसरे भी उसको वैल्यू नहीं देंगे। भाई मैं कौन होता हूं किसी की इज्जत ना करें, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह पाक ने उसको बनाया है और उसकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ ये अलग है कि मैं गरीब हूँ, ये अमीर हैं, वो दूसरा है, वो तीसरा है, ये रब्बुल आलमीन का निज़ाम है। जैसे पहले किसी ने कहा था ना कि अल्लाह मियाँ मुझे इजाज़त दे दो, एक दिन में सारी आपकी जो मखलूक़ात हैं उसको मैं खाना खिलाऊँ। उसने कहा भाई रहने दे तू। बहरहाल फाइनल ये हुआ कि उसने अल्लाह पाक ने कहा चलो तुम करो, तो उसने पता नहीं कितने अरसे का वो खाना तैयार किया, ये वो क्या, तो कोई मछली आई, उसने एक ही निवाले में एक ही उसमें जो है वो पूरा हड़प कर लिया। तो फिर वो तौबा तायब हुआ और उसने कहा मालिक मुझे माफ़ कर, और बस तू ही है जो चला रहा है। गरीब अमीर किसी को इतना देता है कि उसको पता ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिनके पास दौलत है ज़कात निकालें, गरीबों को दे 2.5%, तो अल्लाह के साथ कारोबार करें। ज़कात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़कात आप देंगे और ख़ास करके अपने रिश्तेदारों को, अपने जो करीबी हैं उनको दे दें, जहाँ समझते हैं उनको, पड़े मोहल्ले में, पड़ोस में गरीब रिश्तेदार, कई तो ऐसे लोग इज्जत नफ्स बेचारे वो करके बैठे, उनको खाने को नहीं है। बहुत अच्छी बात ये, मैं समझती हूँ इसके बाद ना ब्रेक लेना ही बनता है, इसके बाद कोई बात करना नहीं बनता। तो एक ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और बड़ा मज़ेदार सा बड़े अच्छे नोट पे हमारा जो है वो शो जा रहा है इस वक्त। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होता है जब हम इस तरह की और कैजुअल बातें कर रहे हैं, हम कोई स्क्रिप्टेड बातें या कोई पहले से प्री प्लान बातें जो हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुनीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, चूँकि प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है, और एक बड़ा अहम मसला इन्होंने अभी डिस्कस भी किया, जो कि वाकई हम सबका इस वक्त एक मेजर इशू है कि हम ये कहते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो नॉर्मली 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, चले हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 40 हज़ार भी अगर वो कमा रहा है, तो उसके घर के एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का बिल, इन सारी चीज़ों को मिक्स आउट करने के बाद जब वो रेंट की तरफ आता है, तो बड़ा जो है वो रेंट आजकल ऐसा हुआ है कि अगर आपका छोटा सा एक कमरा भी है तो उसका भी बहुत ज़्यादा रेंट जो है लोग चार्ज कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, हम किसी को ब्लेम आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करें कि नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करने के बजाय हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। तो हम मुनीर साहब से यकीनन इस बारे में बात करना चाहेंगे। मुझे ये बताइए, अगर कराची में बात की जाए तो किस तरह से थोड़े से रेंट कम हो जाएं, या फ्लैट्स वगैरह अगर कहीं हैं दस्तयाब तो क्या हैं, ताकि आवाम को पता चल सके। बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में बात दरअसल ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग हो जाते हैं ना, देखें इस वक्त जैसे ही उनको सैलरी मिली, एक तो आप थोड़ी सी ये भी बात वाज़ेह कर दूँ कि हम सारे बिजनेसमैनों से, दुकानदारों से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम उनको सैलरी जो है, सैलरी फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, या 4-5 दिनों के अंदर स्टार्टिंग में सैलरी दे दिया करें। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट उनसे मेरी ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब जब वो सैलरियों पे आते हैं, हालात से भी लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ को मांगते हैं, क्योंकि नौकरी पेशावर लोगों का छीना झपटी, वक्त, हालात, मामला से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वजह से भी वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो बच बचा के घर पे आते हैं, तो आते ही उनके पास इतनी लंबी लिस्ट होती है कि घर के अंदर जो उनकी फैमिली के मेम्बर्स ने रखी होती है कि उसमें किराया देना घर का, बिजली का बिल पेड करना, गैस का बिल पेड करना, बच्चों की फीसें, ट्यूशन की, मदरसों की, मामला की, सब चीज़ों की, ये सारी चीज़ें देने के बाद फिर उनके ऊपर टेंशन घर के रेंट की भी आ जाती है। घर के रेंट के साथ साथ जो है, अब इस वक्त एक कमरों के जो है घर हैं, वो तकरीबन छोटी छोटी फैमिलियों के लिए एक कमरे के घर भी 12-12, 13-13 हज़ार रुपये रेंट पे पहुंच गए। वो जितना जिसका यानी कि बजट होता है, फिर वो अपने हिसाब से जो है सर्वाइव करता है।
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, यकीन करें कि बिल्कुल इस वक्त जो है ना हम लोग इतने बड़े कराची में माशाल्लाह आबादी दिन ब दिन फैले जा रही है। मैंने प्रॉपर्टियों में बहुत जगह काम किया, औरंगी टाउन गया, सुरजानी गया, हाईवे की साइड गया, बिरादरी की हमारी बहुत सारी जो हमारी जमीयत पंजाबी सौदागरान वालों की बहुत सारी और भी जगह है हाईवे पे, ये जी इसी तरीके से अल्लाह वाला टाउन, कोरंगी क्रॉसिंग है, यहाँ पे भी बहुत सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं। अब लोग ज़मीन के मकानों से महदूद होकर जो है ना फ्लैटों में आ रहे हैं, अपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के मकानात बेंगलोर छोटे से छोटा मकान भी बहुत अब हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जो बिल्कुल लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में ही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो अब लोग जो है ना अपने आप को निपटाने के लिए, मामलात से जो है रिहाइश करने के लिए, वही मैंने पहले क्या कहा, सर छुपाने के लिए, जगह के लिए, छत के लिए जो है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, यकीन करेंगे बिल्कुल 2 साल की, 3 साल की, साल की आसान एक साथ पे जो है लोग फ्लैटों में भी आ जाते हैं। कुछ लोग जो अपने कम रेंट के हिसाब से भी आ जाते हैं। तो बहुत मेन मरकज़ में हम लोग बैठे हुए हैं कराची के, कि इस वक्त हम लोग क्रॉसिंग पे, अल्लाह वाला टाउन में, या पीछे केडी एम्प्लाइज़ है, या सामने की बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो बहुत हमारे शहर के हिसाब से नज़दीक भी हैं और बहुत कम बजट में भी हैं। थोड़ी थोड़ी सहूलतें, थोड़ी थोड़ी परेशानियां तो हर जगह होती हैं बिल्कुल। ऐसा ही है। अब कहीं पे जो है थोड़ी सी बिजली की परेशानी आएगी, कहीं पे थोड़ी सी गैस की परेशानी आएगी, कहीं पे थोड़ी सी पानी की परेशानी आएगी। ये सारे मसले मसाइल को हैंडल करना पड़ता है। बात और फिर ये हल भी हो जाएंगे आहिस्ता, हल हो जाते हैं इंशाल्लाह। देखें अब जैसे पहले बिजली का था, तो अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो सोलर सिस्टम आ गया उसका, बिजली का। गैस की प्रॉब्लम शुरू हुई तो गैस के साथ लोगों ने अब सिलेंडर हो गए। लोड शेडिंग हो रही है गैस की, तो ये इसका भी नेमुल बदल हल निकल गया है बिल्कुल, ठीक है ना। अब जैसे मकानों पे आ जाए, जैसे पहले लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ज़मीन के मकानों में थी, तो अब वो जो है बजट के हिसाब से फ्लैटों में आ गए। लेकिन हम एक बात और भी तो कहते हैं, बड़े लोग ये कहते हैं कि यार फ्लैट ले लिया तो ज़मीन अपनी नहीं होगी। नहीं देखिए बात ये, वो तो बड़े लोग कहते थे ना उस टाइम। बड़े लोग अगर हम अल्फाज पे चलेंगे तो बड़े लोग उस टाइम का सस्ता दौर भी था, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं थी, बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। तो इस वक्त के हिसाब से अब हमारे वो सारे मामला जो है ना, अब हम सारे के सारे वो मामला फ्लैट में हैंडल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, क्योंकि मैं खुद तकरीबन 18-20 साल से 22 साल से फ्लैट की ज़िंदगी को एडजस्ट कर चुका हूँ बिल्कुल। और मज़ीद आने वाले, अब हमें भी पता है कि इन फ्यूचर हमारे आने वाले जितने भी बच्चे वगैरह हैं, नौजवान हैं, जनरेशन है, उनका सारा का सारा दारोमदार फ्लैटों के ही अपार्टमेंट में आ रहा है। क्योंकि उन्हें सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है जॉब, रोज़गार करीब। क्योंकि लाजमी बात है, अगर कोई इंसान, जैसे मैं अपनी थोड़ी सी पिछली लाइफ का बताऊं, मेरे वालिद साहब नौकरी करते थे ना। अब मेरे वालिद साहब सुबह 8 बजे सर्दियों गर्मियों बसों में जो धक्के खा के, हड़तालें भी होती थी उस ज़माने में, जो है उस टाइम पे कत्लो गारतगिरी, बहुत सारे हालात पुराने वक्तों में ख़राब रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब बस में सफ़र करके उस साइड एरिया, यानी कि एक शेरशाह का एक कोने ये और एक कोना वो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में अभी मेरे वालिद साहब का जो है 25 दिसंबर को इंतकाल हुआ है ना। अल्लाह पाक उनको गनी की रहमत करे, सबके लिए जो अल्लाह पाक सबकी मगफिरत करे। तो वो बात निकल गई तो आगे सामने। तो मकसद कहने का, उस सीधी सादी ज़िंदगी गुजारी 80 ईयर्स। अब नौकरी में जो है एक ही 80 ईयर्स जो है लाइफ गुजारना बहुत बड़ी बात है। और जो कारोबारी लोग होते हैं, जो आजकल के जो है नौजवान हैं, वो तो जॉब को तो बहुत ज़्यादा जो है ना पता नहीं अपने ऊपर जो है जोर समझते हैं कि हमारे ऊपर जो है कोई जुल्म सितम हो रहा है। जुल्म सितम नहीं हो रहा, कि वो उनके ऊपर जो है फैमिली के हिसाब से जिम्मेदारियां हैं। बात ऐसा ही। अब ये नौजवान हमारे जैसे जैसे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं यही बात कहूँगा कि भाई ये सारा माशरे के हिसाब से, हालात के हिसाब से अपने अंदर चेंजिंग लेकर आए, फ्लैट्स की तरफ थोड़ा सा, फ्लैट्स की तरफ आए। क्योंकि फ्लैटों में अब उसमें क्या होता है, फ्लैटों में सबसे बड़ी मेन चीज़ मैंने ये नोट की अपनी लाइफ में, अपना तजर्बा बता रहा हूँ। फ्लैट में ये सारे मामला होते हैं, जो चीज़ें घर के अंदर सारी जिम्मेदारियाँ घर में जो ना, घर में वो सारा का सारा लोड अपने ऊपर आ जाता है। लेकिन जब हम एक अपार्टमेंट में जाते हैं, बिल्डिंग में जाते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, या किसी भी एक फ्लैट में जाते हैं जिसमें 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 फैमिलियाँ होती हैं, जितनी भी फ्लोर की बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, वो सारी जो एक ज़मीन के मकान की मेंटेनेंस मामलात होते हैं, वो सब के सब डिवाइड हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें इंसान की जो पॉकेट मनी है, सैलरी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कम ही बेशी आ जाती है। तो वो सेविंग के हिसाब से उसकी वो अपने बीवी बच्चों के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, जैसे मुनीर साहब ने बात की है हमारे नौजवानों की कि भाई उनको थोड़ा सा चेंजेस लाने चाहिए। इसानी साहब, मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारी बेसिकली हमारे प्रोग्राम का टारगेट ही यूथ होती है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अब यूथ का ज़माना है, यूथ का दौर है। हाँ, ऐसे ऐसा टारगेट होता है प्रोग्राम का। मैं कहीं से भी, मैंने वो अभी हम ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे, मुनीर साहब बोल रहे थे कि हम सर हम आपके बच्चे हैं, तो मैंने बोला आप मेरी बेटी हैं, आप मेरी बहन हैं। यहाँ की बात हो रही है सर, दोनों तरफ। सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे पूछना अच्छा, नहीं, इनकी बात अपनी जगह पे ठीक है। एक तो ये है कि महंगाई है और वो है, फ्लैट छोटे हैं, उसकी कीमत कम होती है, और सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेहतर रहता है घर के मुकाबले में। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जी सर, आप जो आपकी बात कर रहा हूँ,
तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से वो बेहतर रहता है, कम किराया होता है, अगर परचेजिंग भी करते हैं तो उसमें कम होती है। तो आफ्टर प्रोग्राम मैं इनसे कुछ पूछूंगा, आफ्टर प्रोग्राम बिल्कुल पूछेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी सानी साहब, जरा जो यूथ हमें देख रही है, जो नौजवान हमें देख रहे हैं, फील्ड में अगर आना चाहते हैं, एज ए एक्टर काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने करियर को परस्यू करें? सबसे पहले तो वो अपनी तालीम अगर कर रहे हैं तो तालीम कंप्लीट करें। ये जो शोबिज़ की फील्ड है ना, इसको आम उर्फुल आम में ये कहेंगे कि ये ख्वारी वाली फील्ड है। डबल लुक जब तक आपका फेस नहीं बनता तब तक आप वो नहीं करते। हर आदमी शफी मोहम्मद शाह नहीं बनेगा, हर बंदा जावेद शेख नहीं बन सकता, हर आदमी कोई नहीं बन सकता। इसमें बड़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भाई ये आपको चैनल्स पे चक्कर लगाने पड़ेंगे। अपने अंदर टैलेंट है, इफ़ यू आर टैलेंटेड वो आ जाएगा बाहर। आप कहेंगे मैं एक्टर बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता कि जी वो कोई आप जो है वो कोई ड्राइवर बन जाए या कुछ ऐसे बन जाए, ऐसा नहीं है। एक्टिंग जो है ये बट नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये कुदरती तौर पे कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। फिर उसको निकाल के पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। कैमरा की एंगल, फ्रेम और बाकी सारी चीज़ें हैं कि ओवरलैप ना करें, शेडो ना आए, फ्रेम में अपनी जगह बनाएं, ये सारी बात की बातें हैं। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आ जाएंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो वक्त ज़ाया ना करें, दूसरा कोई जाके काम करें, जॉब करें, अपने घर वालों का वो जगह छोड़ें, लोगों जगह छोड़ें। और जी मैं एक्टर बनना है, ओ भाई तुम्हारे अंदर कोई कख नहीं कहने बड़े एक्टर बनना है। अच्छा, दूसरा ये प्रोड्यूसर साहबान जो है ना और डायरेक्टर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर टैलेंट हंट करें, ये कोऑर्डिनेटर्स और ये पंटर के पीछे न लगाएं। सर आपको एक गुड न्यूज हम दे दें। यस, थैंक यू वेरी मच। कि अभी कुछ दिन पहले हमने अपने ही प्रोग्राम में कुछ यंग सिंगर्स बुलाए थे जिन्होंने कभी टीवी फेस नहीं किया था। आप भी तो सिंगर है माशाल्लाह। जी, लेकिन हमने कुछ यंग ऐसे सिंगर्स जिन्होंने कभी टीवी स्टेज कुछ भी फेस नहीं किया, लेकिन उनको गाने का शौक है, तो हमने बुलाए थे। उनसे उनके एक एक ट्रैक यहाँ पे हमने उनसे परफॉर्म कराया। उसी दिन हमने ये अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह वेरी सून हम वीनस की टीम मिलकर एक टैलेंट हंट करेगी, जिसमें सब लोगों को जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे या देखेंगे बाकायदा टैलेंट की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे कि कौन क्या करने वाला है। बहुत अच्छी बात, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए आप हकदार को हक नहीं देंगे, एक तो इसकी दिल आज़ारी है, लेकिन जो नहीं दे रहा उसमें भी उसके भी किसी दिमाग दिल में कहीं ना कहीं खुनक सी होती है कि यार मैं कर तो गलत रहा। हाँ। वो जो है ना, वो उसको जो चुपती है ना चीज़, उसको वो ख़त्म करें। और जो रियल टैलेंट है उसको जो है कम अज़ कम जो है कि आप यूटिलाइज़ करें और उसको इस्तेमाल करें और उसको अपना हक दें और उसको मौका दें कि वो अपनी परफॉर्मेंस देगा। हाँ नहीं है ओ भाई रब दा वास्ता जा भाई। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई है टैलेंटेड तो उसको प्लीज़ वो देना चाहिए, हक देना चाहिए। और वीनस टीवी का मैंने सुना है कि आजकल माशाल्लाह वो दूसरे प्रोग्राम्स भी शुरू करने वाले हैं, हमारे अच्छे प्रोग्राम करने वाले हैं। देखते हैं कि वीनस टीवी की हमारे ऊपर नज़र पड़ती है कि नहीं पड़ती। अपने मतलब की गल भी ज़रूरी है। सर नजर तो पड़ गई सर। थैंक यू आप आ गए नई सुबह में, थैंक यू वेरी मच, हो गया फैसला ना। थैंक यू वेरी मच। लेकिन बहुत जरूरी है सर आप जैसे लोगों का सपोर्ट या आप जैसे लोगों की थोड़ी सी हमें ना गाइडेंस मिलना। वो इसलिए कहते कि हम लोग तो अभी समझें काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी आप बैठे हैं, आपने आज बातें की हैं, तो यकीनन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारे अंदर से ना एक चीज़ बड़ी बुरी है जो चली गई है, वो ये कि हम एक्सेप्ट करना छोड़ चुके हैं। अगर हमारी गलती हो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम में कोई कमी हो हम एक्सेप्ट नहीं करते। गुजारिश ये है कि जब इंसान ने ये समझ लिया ना कि मुझे आता है, समझे उसे कुछ नहीं आता। पल पल हम सीखते हैं। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, मैं सर से सीखता हूँ, सर मुझसे सीखते हैं। और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जिस दिन अच्छा इसमें उम्र की भी कैद नहीं है कि जी कि छोटी उम्र वाले से नहीं सीख सकते। ये बड़ा पॉइंट है सर, ये बहुत बड़ा आप यकीन करें ये जो मोबाइल गैजेट्स है ना, ये मुझे नहीं आते। इवन यहाँ तक कि मुझे एंड्राइव और वो बुक करनी नहीं आती। मैं अपने बच्चों को घर में कहता हूँ कि भाई मुझे कहीं अगर जाना है, गाड़ी मेरी में प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं है तो एंड्राइव बुक करके दे दो। ये जो कम्युनिकेशन गैप है तो मैं बच्चों से सीखता हूँ। वो खास करके घर में आपके जो छोटे बच्चे हैं ना, आप एक्टिंग और मूड चेंज उनसे सीख सकते हैं। उनसे अब कैसे छोटा बच्चा है वो अभी हंस रहा है, अभी उसको टॉफी या कोई बिस्किट चाहिए, उसी लम्हे वो फिर चेंज हो जाता है, फिर रोने लगता है। टाइमिंग देखें, उससे सीख। मैं यकीन करें आई लर्न, मैं अपने जो मेरे पोते और पोतियां हैं माशाल्लाह, मैं दादा और नाना हूँ। माशाल्लाह मैं दादा और नाना हूँ। मेरी एक बेटी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ इन दुबई,
वो अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ रहती हैं, बाकी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ, छोटे बड़े से सीखने की कोई कहत नहीं है कि ये छोटे थे नहीं सीख सकते, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल की जो ये एरा है, आजकल का जो ये पीरियड है, इसमें आप छोटों से ज़्यादा सीख सकते हैं। सर इसी पे अगर बात करें आपसे, क्योंकि आप अगर हम एक्टिंग की या शोबिज़ जर्नी की बात करें तो आप यू आर द सीनियर वन ना, आपको लोगों को, आपके सामने बहुत आर्टिस्ट आए होंगे और शायद को बहुत सारे ऐसे भी जो चले गए, नहीं टिक पाए, बहुत सारे टिक गए, आपने देखे होंगे। वो कहते हैं ना, उर्दू टर्म अगर मैं यूज करूँ, नशेबो फराज आपने देखे होंगे। अप्स डाउन्स। तो मुझे ये बताइए कि हम एक चीज सुनते हैं, हमें तो हमेशा यही सिखाया गया कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड सपोर्ट योर जूनियर्स, लेकिन ये दोनों तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब डगमगा रही है चीज। लाइक जो जूनियर्स आ जाते हैं फील्ड में, वो फिर सीनियर्स से कॉलर रख लेते हैं कि भाई आपको तो आता ही क्या है, मतलब सीनियर्स को इस तरह से कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखें, सीनियर जो है वो, आप अगर वो कुछ जूनियर को कुछ बता रहा होता है तो वो जूनियर अजीब हो जाता है कि यार आपने मुझे कैसे बता दिया, मुझे तो सब आता है। जो ये जूनियर कहता है ना कि कैसे बता दिया, वो कभी भी नहीं सीख सकेगा। हाँ। और बड़े की इज्जत, सीनियर की इज्जत, स्पेशली नॉट आप सीनियर एक्टर है या उम्र में बड़ा है तो आपका डायरेक्टर है, आपका प्रोड्यूसर है, आपका होस्ट है, वो उसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी, और दिल से। और पूरी जिस चैनल में आप जाते हो उसके हर बंदे की इज्जत एहतराम बहुत ज़रूरी है। और सीनियर एक्टर की, आपके फील्ड में जो आपके लोग आपके साथ हैं, एक दूसरे की इज्जत आप नहीं करेंगे, आप यकीन करें, ना तरक्की करेंगे ना आप कुछ और कर सकेंगे। इस रिस्पेक्ट सबसे प्रायोरिटी और टॉप पे। अब बहुत जबरदस्त है एक सवाल जो कि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की तरफ से आया है और जो मैं आपसे करना चाहूंगी जरूर, क्योंकि शो बिल्कुल अख्तामी मराइल में दाखिल है, तो मैं चाहूंगी कि रैपिडली जरा हम इसका जवाब आपसे ले लेंगे। हमारे जो सीनियर एक्टर्स रहे हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के, चाहे वो रीजनल किसी भी फर्म से ताल्लुक रखते हो, उनमें कोई एक आपका फेवरेट और एक कोई यूथ यानी कि जो अभी यंग एक्टर्स हैं उनमें से कोई एक आपका? मेरा मरहूम मुइन अख्तर जो है वो मेरा रूहानी उस्ताद है। और यंग में जो हमारे दोस्त हैं, दानिश तैमूर है या फहद मुस्तफ़ा है, वो मुझे आई लाइक हिम वेरी मच। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कायद आज़म जिंदाबाद में क्या काम किया सर है। फीमेल भी बता दें। फीमेल जो है अच्छा, मेरी एज के हवाले से मैं सकीना समो साहिबा को आई लाइक, सकीना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और ये है कि हमारे बाकी तो अली गुल बला और सोराब सुमर और बाकी हमारे सारे दोस्त हैं, ये पूरे ग्रुप जो मैंने नाम लिया। और इनको ये चैनल, उर्दू चैनल, उनको कॉल करें, बुलाएं, उनसे काम ले। वाहिद रजा है, अली गुल है, सोराब है, इनको बुलाएं आप, इनसे टैलेंट है, इसमें बहुत टैलेंट है। अच्छा, हम लोग थोड़े से वो महदूद होके रह गए हैं कि यार रीजनल चैनल का अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो उस पे दूसरे। सर हमारे पास ऐसी कोई बाउंड्री नहीं। चलें देखेंगे। मैंने यहाँ पे राजा मेमन बैठे हैं, बाग पीरजादा बैठी हैं, बहुत सारे सिंधी मीडिया के आर्टिस्ट, रीजनल आर्टिस्ट, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जल्दी जल्दी से बात मैं आपसे करूं कि हमारे पास जो है ना वो एक पश्तो चैनल से भी कॉल आई थी कि जब भी हमारी टीम यहाँ आएगी ना तो आपके शो में बैठेगी उर्दू मीडिया पे। सो प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा खत्म करने का, लेकिन भाई मजबूरी है। कल दोबारा से आप लोगों के सामने लाइव आना है और कल दोबारा आप लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग डेली जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टीम को और मुझे खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।